everyone, welcome back to the channel. I'm your chemistry mentor Kiran Mankotia, and in this session we are going to understand the different topics of the chapter solutions. Okay, so बोर्ड देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि हम सॉल्यूशन चैप्टर की बात करने वाले हैं. सो इन दिस सेशन वी विल बी कवरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, किस तरह से हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं और क्या होते हैं ये सॉल्यूशंस. ओके, वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद आवर डेली लाइफ. देन आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सॉल्यूशंस की. देन आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स. ओके, डिफरेंट हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनमें हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑल्सो, कि कंसंट्रेशन होती क्या है. ऑलराइट, सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वी विल बी कवरिंग इन दिस सेशन. सो मेक श्योर स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड ऑफ द सेशन. ओके, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक. तब आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी होगी हर एक सॉल्यूशन की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो बच्चे, इंट्रोडक्शन. सॉल्यूशंस होते क्या हैं? नींबू पानी सब लोग पीते हैं. ठीक है, नींबू पानी सब लोग पीते हैं. तो नींबू पानी में वी ऐड शुगर. ओके, वी ऐड सॉल्ट ऑल्सो. ओके, सो वी आर हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर. उसमें अगर हम शुगर ऐड कर रहे हैं, उसमें अगर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, एंड इफ वी आर डिसॉल्विंग इट, ओके, उसमें घुल मिल रहा है, बिल्कुल अच्छे से एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हमें मिलता है. ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हमें मिलता है. दैट मीन्स वो जो कंपोजिशन है, ओके, बिल्कुल अच्छे से उसमें सॉल्ट शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है. ऑलराइट, एंड जो पूरा का पूरा मेरा सॉल्यूशन अब फॉर्म हो चुका है, दैट इज होमोजीनस इन नेचर. होमोजीनस मतलब जिसकी हर एक कंपोजिशन जो है थ्रू आउट द सॉल्यूशन दैट इज यूनिफॉर्म. ओके, अब अगर आप डेफिनेशन देखेंगे देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर सॉल्यूशंस. ओके, सो बच्चे, सॉल्यूशंस आर द होमोजीनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. So as I told you कि मैंने क्या किया, I took a glass of water, I added first component. okay, जैसे मैंने शुगर ऐड किया तो मैंने उसको डिसॉल्व किया, हो गया वो डिसॉल्व. देन मैंने दूसरा कंपोनेंट ऐड किया, सॉल्ट. ओके, तो ये जो शुगर होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो बच्चे उसी तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है दैट कुड हैव मोर देन टू कंपोनेंट्स एज वेल. ओके, एक वाटर हो गया, शुगर, सॉल्ट. सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स जो कि सॉल्यूशन को फॉर्म कर रहे हैं, जो कि सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं. Okay, so solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture, why are we saying homogeneous mixture? क्या मतलब है इस homogeneous mixture का बच्चे, कि जो composition होगी उसमें पूरे के पूरे solution में throughout that will be same. Alright, तो हमने क्या किया, as I told you, नींबू पानी फॉर्म किया. Okay, नींबू पानी फॉर्म करने के प्रोसेस में अभी तक हम हैं. Alright, तो अभी तक उसमें हमने नींबू ऐड नहीं किया है. ऑलराइट बच्चा, सो उससे पहले जो हमने चीनी डाली है, जो हमने शुगर ऐड करी है, तो वो पूरी की पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है. अगर आप कोई भी ड्रॉप वहां पे पीते हो, ठीक है, कोई भी ड्रॉप को टेस्ट करते हो, दैट विल बी हैविंग द सेम टेस्ट, and each and every drop in that glass of water will be having same taste. okay, same taste क्यों होगा? because composition uniform है ना, composition बिल्कुल same है throughout the solution. okay, so this is what we meant by the homogeneous mixture. so over here you can see that composition and physical properties are uniform throughout the mixture, and that is particularly called as your homogeneous mixture. ठीक है, for example salt solution in water, sugar solution in water, these all are the examples of solutions. okay, and homogeneous mixture as well. Alright, so this was the introduction. I hope इतनी क्लैरिटी सबको हो चुकी है कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं, और थोड़ा सा इंटरेस्ट अभी तक बन चुका है. ठीक है, एक अच्छा सा बेस बन चुका है कि किस तरह से आगे सॉल्यूशन को हम पढ़ने वाले हैं. ओके, Alright, moving further, we are having some examples. Okay, कुछ मेरे पास यहाँ पे examples है. अब देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन में तो मैंने बोल दिया कि मैं सॉल्ट को ऐड कर रही हूँ वाटर में. ओके, शुगर को ऐड कर रही हूँ वाटर में. दैट मीन्स अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये अज्यूम करके बैठे कि अच्छा ये जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन नहीं,
सॉल्यूशन कैन बी प्रेजेंट इन एनी फॉर्म, ओके। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, ओके। सो जस्ट वेट फॉर दैट आंसर। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग बच्चे ये बताइए कि क्या ये जो शुगर सॉल्यूशन है दैट इज अ सॉल्यूशन? यस इट इज, ओके। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे ब्रास का। ब्रास क्या होता है बच्चे? इट इज एन एलॉय, ओके। हमने पढ़ा हुआ है कि जो एलॉयज हैं वो क्या होते हैं? एक या दो से ज्यादा जो हमारे मेटल्स हैं उनके मिक्सचर को भी कॉल इट एलॉयज, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो ब्रास है बच्चे दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर एलॉय, ओके। सो कैन यू टेल मी कि ये जो ब्रास है दैट इज अ सॉल्यूशन और नॉट? यस, who is going to tell me that is brass a solution or not? Okay, अभी वीडियो को स्टॉप कीजिए एंड यू कैन कॉमेंट इट डाउन कि क्या आपको लगता है ब्रास एक सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे दिखना चाहिए दैट ब्रास इज अ सॉल्यूशन और नॉट, ऑलराइट। आगे तो मैं भी आपको बता ही दूंगी, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो साथ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको आंसर कीजिए, उनको गलत ही आंसर कीजिए, ओके। लेकिन आपको वहां पे हमेशा याद रहेगा दैट यहाँ पे यस एग्जैक्टली मैंने ये गलती करी थी और ब्रास जो एग्जाम्पल है, ओके। सो देन ओनली यू विल कम टू नो, ऑलराइट। सो बच्चे ब्रास की बात कर ले या फिर एयर की बात कर ले। फॉर एग्जाम्पल मेरे आसपास बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस मेरे आसपास प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस तरह की बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ ट्रेसेस में प्रेजेंट है, कुछ ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑलराइट। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? क्या हम ब्रास को, एयर को एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन है ये? यस, वी कैन कॉल देम सॉल्यूशन, ओके। बिकॉज ब्रास जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चे इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। क्या मुझे आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि इस कोने में जिंक है, इस कोने में कॉपर है, या फिर यहाँ पर्टिकुलरली ज्यादा जिंक है, यहाँ पर्टिकुलरली ज्यादा कॉपर है? नो, ओके। वी कांट जज कि कहाँ पे जिंक ज्यादा है, कहाँ पे कॉपर ज्यादा है, बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, ओके। जिंक और जो हमारा कॉपर है उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर इज यूनिफॉर्म, वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म है, ठीक है। दैट इज नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन कॉपर एंड जिंक कि यहाँ पे कॉपर ज्यादा होगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन में जिंक ज्यादा होगा, ओके। और सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है दिस इज व्हाट इट इज, ओके, कि जो हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर होता है of two or more than two components is called as solution. So this is also the example of solid solution, alright? तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो हमारा solution है that can be formed in the liquid phase only, ठीक है। liquid phase में नहीं बन सकता है, solid solution can also be present. तो ये जो brass है, ठीक है, bronze है, these all are the examples of solid solution, okay? And if we are talking about air, तो एयर क्या है बच्चे? यहाँ पे आप देखो मेरे आसपास कोई बता सकता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, here we are having some traces of nitrogen, ऐसा तो नहीं दिखा के देख के हम बता सकते, ठीक है। बिकॉज दे आर मिसिबल इन वन अनदर, वो एक दूसरे में घुल मिल चुकी हैं, ठीक है। एंड दे आर गिविंग अ होमोजीनस मिक्सचर एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज सॉल्यूशन। सो दिस एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे हमें इतना आइडिया तो एब्सोल्युटली लग चुका है कि जो हमारा सॉल्यूशन है दैट कुड बी प्रेजेंट इन लिक्विड फेज, दैट कुड बी प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, दैट कुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट एज वेल, ओके। तो तीनों की तीनों फिजिकल स्टेट में ये प्रेजेंट हो सकता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन एकदम हो चुकी है, खत्म, ठीक है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये जो हमारी फिजिकल स्टेट है ये कौन सी होगी, ओके, वेदर द सॉल्यूशन विल बी प्रेजेंट इन लिक्विड फेज, सॉलिड फेज और गैसियस फेज, ओके। सो लेट्स सी, ऑलराइट। सो बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, प्योरली सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में जो हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? देखो सॉल्यूशन जो हमारा फॉर्म हुआ है दैट इज फ्रॉम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कैसे? सॉल्यूट इज द वन जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन, एंड कंपैरेटिवली जो मेरा सॉल्यूशन होता है दैट इज सॉल्वेंट होता है दैट इज प्रेजेंट in larger amount. For example, I took a glass of water
व्हाट आई डिड, आई टुक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैंने 10 ml वाटर यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम एडिंग 2 ग्राम ऑफ NaCl, मैंने 2 ग्राम इसमें कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया है, ओके। नाउ कैन यू सी कि 2 ग्राम और 10 ml में से कौन सा ज्यादा अमाउंट है? यस, वाटर इट इज, ओके। तो वाटर यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वाटर का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा हमने लिया है इन द सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई इट इज द सॉल्वेंट, ओके। वाटर ओवर हियर इज द सॉल्वेंट एंड जो हमारा NaCl होगा यहाँ पे दैट इज सॉल्यूट ओवर हियर, ओके। सो ये क्या है? दिस इज योर सॉल्यूट, ओके। सो ये बेसिक चीजें हैं, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सॉल्यूट इज द वन जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट इज द वन जो कि ज्यादा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके। नाउ अब देखो बच्चे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्वेंट सिंस इट इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट, तो वही डिसाइड करेगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है किस पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट में वो एग्जिस्ट करेगा, ओके। सो यस, जो आपका सारा का सारा कंफ्यूजन था रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा सॉल्वेंट है दैट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई ओनली सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है, दैट विल डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल लिया था इन 2 ग्राम ऑफ NaCl in 10 milliliter of water, okay, what I did, 2 gram of NaCl in 10 milliliter ऑफ वाटर। ध्यान से देखिए इसे, तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चे, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ठीक है, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट एंड इट इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, तभी तो ये जो सॉल्यूशन है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा दैट विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्लास दिया पानी का, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, व्हाट विल हैपन, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, नो, ओके। सो फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। जिस स्टेट में, जिस फिजिकल स्टेट में मेरा सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा उसी फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा, ओके। सो दिस वाज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट we are going to talk about some examples, okay। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है that which one is the solute and which one is solvent, okay। so let's see, okay, so यहाँ पे मेरे पास कुछ examples हैं over here, all right, so let's see with the first example, a solution of 5 gram salt in 1000 milliliter water, it is quite understood right now, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत easily आप identify कर सकते हैं बच्चे कि 5 gram it is very less in front of 1000 milliliter of water, so water यहाँ पे है solvent because it is present in larger amount, and over here 5 gram of salt over here is your solute, सॉल्यूट है ये 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ओके, क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल की, अ सॉल्यूशन ऑफ 5 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इन 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अगेन ऑल्सो जो वाटर है वो है सॉल्वेंट, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड अगर मैं बात करती हूँ 5 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल, देन दिस वन इज योर सॉल्यूट। ऑलराइट, आई होप यहां तक सबको क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बातें, बिकॉज जो स्टार्टिंग की जो चीजें होती है ना बच्चे, इंट्रोडक्शन हो गया, ओके, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई सॉल्यूशन की, हर एक टर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली जब आगे फ्रीक्वेंटली ये चीजें यूज होती हैं, फ्रीक्वेंटली जब यहाँ पे हम छोटी छोटी टर्म्स को यूज करते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ओके। सो मेक श्योर स्टार्टिंग से ही आप अच्छे से समझे, जहां पे समझ में नहीं आता है यू कैन शेयर योर डाउट्स, ओके, आई विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व योर डाउट्स एंड क्लियर योर डाउट्स, ओके। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चे
एक नोट की इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। व्हाट इफ वी आर प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन इन वाटर। अब यहाँ पे देखो दोनों के केसेस में जो सॉल्यूशन था दैट वी वो प्रिपेयरिंग इन वाटर। ओके, तो सॉल्यूशंस को हम वाटर में प्रिपेयर कर रहे थे एंड वाटर के लिए एक स्पेशल नेम हम यूज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आगे कभी भी आप पढ़ोगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ समथिंग, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, दैट मींस इन जो पर्टिकुलर स्पीशीज के सॉल्यूशन है वी आर प्रिपेयरिंग इन वाटर। ओके, क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इन दीज एग्जांपल्स। ऑलराइट बच्चा, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं टू टाइप्स में। ओके, किस तरह से? सबसे पहले तो हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारी टाइप्स है दैट कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, उसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट इज बाइनरी, बाई मतलब टू, ओके, एंड सेकेंड इज योर टर्नरी एंड द थर्ड वन इज क्वाटनरी। ऑलराइट, तो फिलहाल अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन तक ही है, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू गो फॉर टर्नरी और क्वाटनरी सॉल्यूशन, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर दो कंपोनेंट है तो बाइनरी, पर्टिकुलरली हम इसे ही यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं इन द सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज योर ternary solution, and 4 components हैं then quaternary. Okay, so these all are the types of solutions on the basis of number of components. अब दूसरी जो कैटेगरी है बच्चे that is on the basis of physical state of solute and solvent. Okay, solute जो है कौन सी physical state में present है, solvent जो है कौन सी physical state में present है, उसके basis पे we are having different types of solutions and those different types are, देखो बच्चे यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपको यहीं पे समझ आ जाए थोड़ी से हिंट कि हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस, वी कुड हैव सॉलिड सॉल्यूशंस एंड वी कुड हैव गैसियस सॉल्यूशंस। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखिए बच्चे लिक्विड सॉल्यूशन मतलब एज आई टोल्ड यू कि जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की दैट इज डिसाइडेड बाय द सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट ही डिसाइड करती है दैट व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ लिक्विड सॉल्यूशन की, दैट मीन्स जो मेरा सॉल्वेंट होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट विल बी लिक्विड। ओके, सो ये चीज ध्यान में रखनी है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड सॉल्यूशन, दैट मीन्स जो सॉल्वेंट होगा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू सॉलिड। ओके, एंड जो मेरे गैसियस सॉल्यूशन है तो यहाँ पे सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू योर गैस। ओके, सो ये चीजें ध्यान में रखनी है। देखो इनको अगर मैं तीन कैटेगरी में लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस सॉल्यूशंस डिवाइड कर रही हूं, दैट मींस सॉल्वेंट इज लिक्विड, ओके, सॉल्वेंट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जो सॉल्यूट है वो चेंज होते रहेंगे, लाइक गैस, इट कुड बी गैस, इट कुड बी लिक्विड, इट कुड बी योर solid also. Okay, so देखते हैं on the basis of physical state of solute and solvent जो हमारे पास different types के solutions हैं वो कौन कौन से यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट बच्चे, तो ये आपकी एनसीईआरटी में एक फुल फ्लेश्ड टेबल गिवन है। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी के टेबल होते हैं ना बच्चे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जो चांसेस है क्वेश्चन आने के वो इन्हीं स्टैंडर्ड एग्जाम्पल से होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। तो आप देखो जो सॉल्यूशन है दैट इज गैसियस सॉल्यूशन, दैट मीन्स जो मेरे सॉल्वेंट होगा दैट विल बी ऑल गैस। ओके, सो फर्स्ट मेरा सॉल्यूशन है दैट इज गैस इन गैस। ओके, तो बच्चे गैस इन गैस का क्या मतलब है कि सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ओके, सो ओवर हियर जो सॉल्यूट है दैट इज ऑल्सो गैस, सॉल्वेंट है दैट इज ऑल्सो गैस। ऑलराइट, सो इट इज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस।
और सिंपली यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ एयर ऑल्सो. ओके, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है जहां पे हमारा जो सॉल्यूट है दैट इज ऑल्सो गैस एंड द सॉल्वेंट इज ऑल्सो गैस. ऑलराइट, सो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे. नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस. लिक्विड इन गैस मतलब कि जो मेरा सॉल्यूट है दैट इज लिक्विड, सॉल्वेंट है दैट इज गैस. ओके, इस तरह का एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस. एंड द नेक्स्ट एंड द फाइनल जो मेरा गैसियस सॉल्यूशन है दैट इज सॉलिड इन गैस. तो बच्चे इसका एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर गैसियस सॉल्यूशन. इसी तरह से हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड. तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आप देखो जो भी एक्वेटिक लाइफ्स होती हैं वो किस तरह से सर्वाइव कर रही है. ओके, किस तरह से सर्वाइव करती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है, ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है इन वाटर, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग जो हमारी एक्वेटिक लाइफ्स है दे आर सर्वाइविंग. ओके, उन्हें अच्छे से यहाँ पे सर्वाइवल मिल रहा है अंडर वाटर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल लिक्विड सॉल्यूशन है दैट इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. ऑलराइट बच्चा, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है आपका ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर. ओके, एंड लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है आपके पास इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर. ओके, मोस्ट बेसिक एग्जांपल इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर. ऑलराइट, सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है बच्चा, एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल, ये जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ये आपको पक्का याद होने चाहिए. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट इज सॉलिड. ओके, सो फर्स्ट वन इज गैस इन सॉलिड. तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ना बच्चे, गैस इन सॉलिड, ये एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस से रिलेट करता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है मेटल, पैलेडियम है मेरे पास. ठीक है, अगर उसके आसपास मैं हाइड्रोजन गैस रिमूव करती हूँ, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देती हूँ, देन दिस पैलेडियम इज हैविंग टेंडेंसी कि वो एड्सॉर्ब कर ले हाइड्रोजन गैस को. ठीक है, एड्सॉर्ब करने का मतलब कि अपने सरफेस के ऊपर उसको एक्यूमुलेट कर दे. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज कि जो पैलेडियम है दैट कैन एड्सॉर्ब द हाइड्रोजन गैस, alright, on its surface, and this process is called as adsorption. और ये हमारा एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम. ये हमारा एग्जाम्पल है गैस इन सॉलिड. ओके, इस टाइप के सॉल्यूशन को ओके, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्लूजन. ओके, इस प्रोसेस को ऑक्लूजन भी बोलते हैं. ऑलराइट बच्चा, सो नेक्स्ट टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन होगा लिक्विड इन सॉलिड. ठीक है, दैट इज अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम. एंड फाइनल सॉलिड इन सॉलिड दैट इज ब्रास का एग्जाम्पल हो गया, या फिर एलॉयज का एग्जाम्पल हो गया, ब्रॉन्ज का एग्जाम्पल हो गया. दिस ऑल आर द सॉलिड सॉल्यूशंस. ओके, जहां पे हमारा जो सॉल्यूट है दैट इज ऑल्सो सॉलिड एंड द सॉल्वेंट इज ऑल्सो सॉलिड. Alright, so these all are the types of solutions on the basis of physical state of solute and solvent. Okay, I hope यहाँ तक सबको clear है बच्चा. Now next we are going to talk about the expressing concentration of the solutions. Very very important. Okay, सबसे पहले समझते हैं concentration term को. What do you mean by concentration? तो कंसेंट्रेशन बच्चे बताता है हमें कि कंपोजिशन क्या है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, ओके, सॉल्वेंट कितना है, ये जानना तो बहुत जरूरी है उसके नेचर के बारे में जानने के लिए. सो दैट इज व्हाई वी आर हैविंग द कंसेंट्रेशन टर्म्स ओवर हियर. ठीक है, सो कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसेंट्रेशन. ठीक है, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. एंड सो ये जो वर्ड है कंसंट्रेशन, तो बच्चे सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली. ऑलराइट, अगर हम क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन करते हैं तो एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझेंगे. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ओवर हियर. नाउ व्हाट आई डिड, आई टुक अ ग्लास ऑफ वाटर और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम NaCl डाला. ठीक है, मान लीजिए आई टुक अ ग्लास ऑफ वाटर जिसमें मेरा अमाउंट जो है वाटर का दैट इज 10 मिलीलीटर. ठीक है, उसके अंदर आई एडेड 2 ग्राम ऑफ NaCl. ठीक है बच्चा,
ओके उसको अच्छे से डिसॉल्व किया, एक सॉल्यूशन मस्त बढ़िया से फॉर्म हो गया. नाउ व्हाट आई डिड इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मान लो कि सेम सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर 10 मिलीलीटर वाटर है, 2 ग्राम NaCl है, मैंने उसमें फर्दर NaCl ऐड कर दिया. ओके फर्दर व्हाट आई डिड कि अब देखो पहले ये सॉल्यूशन क्या था, यस सॉल्यूशन क्या था, 10 मिलीलीटर वाटर, ओके प्लस 2 ग्राम NaCl. What I did now, मैंने यहाँ पे और 4 ग्राम NaCl ऐड कर दिया. ओके तो ये जो सॉल्यूशन है बच्चे दैट इज गेटिंग कंसंट्रेटेड. ओके अब देखो जो सॉल्यूट टर्म है, सॉल्वेंट टर्म है, उसको आप अच्छे से समझ चुके हो कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है दैट इज सॉल्यूट. तो यहाँ पे आई एम इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट. ओके मार्क माई वर्ड्स, आई एम इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. मैं सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज कर रही हूं इन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. दैट मीन्स मैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रही हूं. ओके तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करती हूं बच्चा, देन दिस वन इज कंसंट्रेटेड, this solution is your concentrated solution and this particular solution is your dilute. ओके तो ये डाइल्यूट होगा जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम, और कंसंट्रेटेड क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम. ओके मतलब एज कंपेयर टू द प्रीवियस अमाउंट, इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो जिसमें सॉल्वेंट हमारा ज्यादा है, या फिर आप सॉल्यूट के बेसिस पे याद रखिए बच्चे कि सॉल्यूट जिसमें ज्यादा होगा, ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट जिसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर सॉल्यूशन, दैट मीन्स वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है. ओके सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वी आर हैविंग 6 ग्राम ऑफ NaCl इन टोटल ओवर हियर. ठीक है तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ग्राम NaCl है. ऑलराइट सो दिस वन इज मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बिकॉज जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स सॉल्यूट का अमाउंट हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन. Okay, so this is about the qualitative expression. ठीक है, क्वालिटेटिवली हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को. लेकिन बच्चे बाद में हमें पता चला दैट इट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. ओके ये जो हमारा कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूशन है, दिस इज रियली कंफ्यूजिंग. कब हमें सॉल्यूशन को, कितनी अमाउंट में हमें सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड बोलना है, कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कंसंट्रेटेड बोलना है. ठीक है, कितना सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो हमें डाइल्यूट बोलना है. Alright, so this was creating the confusion. So इसीलिए that is why we were requiring different हमारे पास concentration terms हो जिनको हम बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही quantitatively वे में हम explain कर सकें that how can we express the concentration. ठीक है, so on the basis of that we are having different concentration terms. ठीक है, in which we can express the concentration of the solution quantitatively. क्वांटिटी बताएगा वो वहां पे कि कंपोजिशन कितनी है, सॉल्यूट इतना प्रेजेंट है, इतना ग्राम है, इतना मिलीलीटर है, या फिर सॉल्वेंट कितना ग्राम है, कितना मिलीलीटर है. ओके सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दीज ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स. ओके तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बट आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम दीज कंसंट्रेशन टर्म्स. ओके विच आर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, parts per million, mole fraction, molarity and molality. Okay, so these all are the terms जो कि हम यहाँ पे cover करने वाले हैं. So let's start with mass percentage. Okay बच्चे, तो mass percentage को हम denote करते हैं W by W से. ठीक है, इसको ऐसे M by M नहीं लिखना है. Okay, so W by W, देन ब्रैकेट में एनक्लोज कीजिए इसको, देन परसेंट, और इस तरह से वी एक्सप्रेस मास परसेंटेज. ऑलराइट, मास मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मास. ऑलराइट, मास परसेंटेज मतलब मास बाय मास, तो दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद द मासेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ओवर हियर. ओके सो डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज. तो मान लो कि मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है. ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें मैंने 35 ग्राम ऑफ
मास परसेंटेज लिया है, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर सॉल्ट इन वाटर। ऑलराइट, सो उसका क्या मतलब है, दैट यू विल कम टू नो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मास परसेंटेज टर्म। ऑलराइट, तो एक्सप्रेशन फॉर्म में एक बार देख लेते हैं, then we will talk about the example. So mass percentage of component, मान लो कि मुझे solute की component की mass percentage calculate करनी है, then what it will be? It will be mass percentage or we can say mass of the component in the solution. तो component मतलब कि जिस component की मुझे mass percentage calculate करनी है, so it will be equal to mass percentage of that component, okay, divided by mass of the solution into 100. ऑलराइट बच्चा, सो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक, दैट मीन्स इफ आई एम कैलकुलेटिंग द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ओके, सो इट विल बी W by W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, व्हाट इट विल बी इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एंड इनटू 100, ठीक है। सो इस तरह से ये तो मैंने सॉल्यूट का कैलकुलेट किया, इसी तरह से यू कैन कैलकुलेट द सॉल्यूशन सॉल्वेंट ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ऑलराइट, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना हमने यूज किया है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज तो मल्टीप्लाई 100 जरूर करना है, ओके। सो दिस इज अबाउट द मास परसेंटेज। एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, दैट व्हाट डू यू मीन बाय 35% मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। सो ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे परसेंटेज भी आएगा, ठीक है, 35% मास बाय मास परसेंटेज की यहाँ पे बात हो रही है। सो लुक ओवर हियर, व्हाट डू यू मीन बाय 35% ग्लूकोज, तो 35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, what are we doing, we are adding 35 gram of glucose, okay, to make up the solution up to 100 gram। ध्यान से ये चीज सुननी है कि यहाँ पे 35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज क्या है, दिस इज योर सॉल्यूट, ऑलराइट, और हमें टोटल सॉल्यूशन फॉर्म करना है अप टू 100 ग्राम्स, ऑलराइट। सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, सॉल्यूशन का मास कितना होगा, इट इज 100 ग्राम्स, ऑलराइट बच्चा। तो सॉल्वेंट कितना हमें यूज करना पड़ेगा, what would be the amount of the solvent, what would be the mass of the solvent, it is equal to 100 grams minus 35 grams, okay, so it will be equal to 65 grams, ऑलराइट बच्चा। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली है, ऐसा नहीं है कि 35 ग्राम ग्लूकोज लेना है और उसके अंदर हमें 100 ग्राम्स वाटर ऐड करना है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट ऐड करना है, नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज हमें टोटल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है अप टू 100 ग्राम्स। सो व्हाट आई डिड, आई टुक अ बीकर, ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मान लो कि 35 ग्राम मैंने ग्लूकोज यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 100 ग्राम का ये मेरा बीकर है, तो मैंने क्या किया, मान लीजिए कि मैं वाटर में सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, आई एडेड वाटर जब तक ये 100 ग्राम तक नहीं पहुंचता, ठीक है, जब तक ये 100 ग्राम तक मेरा जो वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, जो सॉल्यूशन का लेवल है 100 ग्राम तक नहीं पहुंचा, तब तक मैं इसमें वाटर ऐड करती गई, ओके। सो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय 35% मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, ऑलराइट। सो ऐसा नहीं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है या फिर सॉल्वेंट है उसका जो हमारे पास अमाउंट है दैट इज 100 ग्राम, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे एंड इस एग्जाम्पल को जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चा। सो इस तरह के आपको और भी एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज अबाउट द मास परसेंटेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे वॉल्यूम परसेंटेज की। जैसे हमने देखा कि मास परसेंटेज में वी वर डीलिंग विद द मासेस, ओके, एंड इन केस ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज दैट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, लाइक इथेनॉल इन वाटर, ओके, ये हमारा लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। तो वहां पे जो मोस्ट कन्वीनियंट हमारे पास कंसेंट्रेशन टर्म है टू यूज दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज,
ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं V by V से, ओके कोई कंफ्यूजन वाली टर्म की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100 से जरूर करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहां पे आपको पूछा गया है दैट व्हाट विल बी द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट, ओके। सो एग्जाम्पल, अगर किसी एक कंपोनेंट का आपको वॉल्यूम परसेंटेज पूछा गया है, सो इट विल बी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट is equal to volume of the solvent in the solution divided by volume of solution, and you have to multiply it with 100 since we are talking about the percentage. ओके, सो दिस इज अबाउट द वॉल्यूम परसेंटेज। एक एग्जाम्पल जल्दी से कंसिडर करते हैं, ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। जैसा कि हमने देखा बच्चे, सेम ये मास परसेंटेज की तरह है, बट ओवर हियर वी आर डीलिंग विद द वॉल्यूम, ऑलराइट। सो व्हाट आई डिड, आई टुक अ बीकर, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, 10 ml इथेनॉल मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। 10 ml इथेनॉल मान लो कि इतना आ गया, ओके। नाउ आई एम फॉर्मिंग द सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो मान लीजिए कि ये है 100 ml का मार्क, ओके 100 ml का मार्क है। सो व्हाट आई डिड, आई एडेड वाटर टू इट। मैंने इसमें वाटर तब तक ऐड किया जब तक ये सॉल्यूशन का जो मार्क है बच्चे ये 100 ml तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, ओके। ध्यान देना है कि पहले मैंने 10 ml इथेनॉल ले लिया, उसने कुछ अमाउंट यहाँ पे ऑक्यूपाइड कर लिया है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया है, और फिर मैंने वाटर तब तक ऐड किया जब तक ये पूरा सॉल्यूशन का जो मार्क है ये 100 ml तक ना पहुंच पाए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है, या फिर सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है दैट इज 100 ml, ओके। सो यहाँ पे इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ऑलराइट बच्चा। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स एज वेल, ऑलराइट। सो इट इज 100 ml, ऑलराइट, ओके। सो ओवर हियर जो इथेनॉल है, इथेनॉल इज इक्वल टू 10 ml, ठीक है, एंड वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो हियर दैट इज इक्वल टू 90 ml, बिकॉज जो सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंड इट इज 90 प्लस 10 ml दैट इज इक्वल टू 100 ml, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वॉल्यूम परसेंटेज, ऑलराइट बच्चा। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम में वी आर टॉकिंग अबाउट मास एंड वॉल्यूम एज वेल, ठीक है। तो बच्चे ऐसे होते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं वहां पे ये टर्म बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी आर प्रिपेयरिंग शुगर सॉल्यूशन, ओके, एंड वी आर प्रिपेयरिंग सॉल्ट सॉल्यूशन। तो एक हम मास को, एक पर्टिकुलर ग्राम को डाल रहे हैं इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ओके। तो वहां पे ये चीज कन्वीनियंट है। सो इट इज डिनोटेड एज WYB, ओके, एंड यहाँ पे भी वी आर हैविंग द फॉर्मूला ऑफ मास percentage, mass by volume percentage, that is mass of the solute dissolved in volume of the solvent, okay, volume of the solution actually, not solvent, ठीक है बच्चा। सो ओवर हियर मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एंड अगेन परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा 100 के साथ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऑलराइट। आई होप यहां तक सबको क्लियर है बच्चा, okay. So what do you mean by 1% sugar solution in water? Again over here what am I doing? I am adding, क्या किया बच्चे, मैंने ऐड किया है यहाँ पे 1 ग्राम शुगर को, ओके। आई एडेड 1 ग्राम शुगर,
मान लो कि 1 ग्राम शुगर मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है और इस सॉल्यूशन में यहाँ पे मैंने वाटर तब तक ऐड किया है जब तक ये लेवल जो है 100 मिलीलीटर तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। सो इट विल रीच 100 मिलीलीटर ओवर हियर, ओके। तब मेरा जो सॉल्यूशन है ऑफ 1% शुगर सॉल्यूशन 1% मास बाय वॉल्यूम, ओके, यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000, ओके। सो ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट वी आर हैविंग पार्ट्स पर मिलियन, ओके। तो बच्चे पार्ट्स पर मिलियन को अंडरस्टैंड करना इज क्वाइट इजी बिकॉज मिलियन में कहीं एक पार्ट, ओके, मिलियन में कोई एक आध पार्ट, दैट मीन्स कि बहुत कम ट्रेसेस जो होते हैं कहीं सॉल्यूट के, अगर वो प्रेजेंट है, ओके, इफ वी आर डीलिंग विद द ट्रेसेस ऑफ सॉल्यूट, ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा सॉल्वेंट है और उसमें कहीं जाके थोड़ा सा सॉल्यूट प्रेजेंट है, इतू सा सॉल्यूट प्रेजेंट है, देन ओवर देयर वी आर गोइंग टू यूज द कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन, ओके। तो वहां पे ये कन्वीनियंट है, ठीक है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि ट्यूशन आप लेते हैं, पर्सनल ट्यूशन आप लेते हैं, ठीक है, पर्सनल ट्यूटर हम असाइन करवाते हैं, पर्सनल ट्यूटर हम बोलते हैं कि मम्मा नहीं हमें पर्सनल ट्यूटर चाहिए ताकि अच्छे से ध्यान दे पाए हमारी स्टडीज के ऊपर। ऑलराइट, नाउ व्हाट इफ कि पर्सनल ट्यूटर में सबको एक एक टीचर मिल रहा है, हर एक को पर्सनल अटेंशन मिल रही है, ठीक है। व्हाट इफ कि आपके पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर हो, तो आप देखो इतने सारे बच्चों के लिए, मान लो कि thousands ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ओवर हियर ओवर योर स्कूल, ठीक है, आपके स्कूल में बहुत सारे 1000 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है लेकिन उनके लिए सिर्फ एक टीचर, तो यही बात होगी ना कि बहुत सारा जो सॉल्वेंट है उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई ओवर देयर वी आर गोइंग टू यूज द कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, जहां पे ट्रेसेस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है बच्चा। सो व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी देन इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। और एक और चीज यहां पे ध्यान रखनी है दैट वी आर नो मोर डीलिंग विद द परसेंटेज, ओके, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड सिंस वी आर नॉट डीलिंग विद द परसेंटेज पार्ट, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 6 के साथ, ओके, दैट इज मिलियन। ऑलराइट बच्चा, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि पार्ट्स पर मिलियन वहां पे यूज होगा जहां पे सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो बहुत कम प्रेजेंट है, ओके। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग, अब देखो बच्चे एग्जाम्पल कहां पे यूज होगा, एग्जाम्पल ओशन में, पानी में, ठीक है। ओशन में क्या होता है, जो बड़े बड़े हमारे ओशंस होते हैं उनके अंदर बच्चे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, जिनकी वजह से सर्वाइवल मिलता है एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक प्लांट्स को, वो सर्वाइव कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी लेस अमाउंट, ओके। सो वहां पे वी कैन यूज पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म, ओके, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ दैट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। अगेन एक और एग्जांपल है कि एयर के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट है लेकिन उसके साथ साथ पॉल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट है, ओके, जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, ओके, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द गैसेस, तो वो भी बहुत ज्यादा ट्रेसेस में प्रेजेंट है और वहां पे भी हम पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, ओके। सो ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, ऑलराइट। So this is what about the parts per million. Now next we are going to talk about mole fraction. Mole fraction की बात करते हैं जिसे हम काय से डिनोट करते हैं, इसको x नहीं मानना है, ठीक है, दिस इज द ग्रीक वर्ड और इस तरह से इसको हम लिखते हैं, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज काय, ठीक है बच्चा। तो मोल फ्रैक्शन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बच्चे स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद द बाइनरी सॉल्यूशन, मेजरली हम बाइनरी सॉल्यूशन के साथ ही डील करेंगे जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास दो कंपोनेंट जब प्रेजेंट है A एंड B, तो मुझे A का अगर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है देन इट विल बी इक्वल टू जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। ओके, सो ओके, आई एम सो सॉरी, मोल फ्रैक्शन की बात करें सो वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100 बिकॉज परसेंटेज की तो बात हो नहीं रही है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ध्यान से देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऑलराइट, एक एग्जांपल जल्दी से देखेंगे। ओके, so we are having this example over here कि in a binary solution अगर मेरे पास number of moles of A and B है Na and Nb respectively, तो mole fraction क्या हो जाएगा? देखो, mole fraction of A को मैं denote करती हूँ chi A के साथ, ठीक है, and that will be equal to number of moles of A divided by total number of moles। तो बाइनरी सॉल्यूशन मेरा A और B कंपोनेंट दोनों के साथ बना हुआ है, सो इट विल बी इक्वल टू Na प्लस Nb जो कि है मेरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, और इसी तरह से अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B को कैलकुलेट करती हूँ देन इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, number of moles of A, number of moles of B, because this is the total number of moles, ठीक है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे then what are you going to get? chi A plus chi B is equal to 1, okay, and it is very very important कि जो mole fraction होती है of each and every component in the solution, उन सब का sum is equal to 1, okay, so this is about the mole fraction। आगे एग्जाम्पल करेंगे देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, सो यस बच्चे, अगर हम जनरलाइज कर दें मोल फ्रैक्शन को, जनरलाइज अगर हम कर देते हैं तो chi1 फर्स्ट कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ओके, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ओके, N1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारे पास I कंपोनेंट प्रेजेंट है, ओके, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में? I, सो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स समेशन ऑफ द Ni मोल्स, ठीक है। सो इस तरह से दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म, एंड एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, उन सब का सम क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1, ओके, क्लियर विद दैट? सो आई होप कि सबको मोल फ्रैक्शन क्लियर है एकदम। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन वहां पे यूजफुल है जहां पे हमें किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, ठीक है, वेपर प्रेशर जैसी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। सो इन द कंपैरिजन ऑफ टू सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, मोल फ्रैक्शन इज वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। तो क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इट हैज नो यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं है इसकी बिकॉज फ्रैक्शन है, ठीक है, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, सो इट इज हैविंग नो यूनिट्स। ऑलराइट बच्चा, नाउ नेक्स्ट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इट इज हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, टेम्परेचर वेरी करेगा तब भी इसकी वैल्यू वही रहेगी, ओके, इट इज नॉट गोइंग टू वेरी विथ टेम्परेचर। सो दिस इज अबाउट द मोल फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन फटाफट से करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल ओवर हियर, ओके। नाउ एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखिए बच्चा, व्हाट इज गिवन? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन, इट इज नॉट विथाइलिन एक्चुअली, इट इज इथाइलिन, ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene by mass, okay, so what do we have to calculate? mole fraction हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चा, परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पे 20 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा? 20 ग्राम मेरा प्रेजेंट है C2H6O2, ठीक है, ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन। नाउ दैट मीन्स जो मेरा टोटल सॉल्यूशन होगा
टोटल सॉल्यूशन कितना है? यस बच्चा, अज्यूम कि जो मेरा सॉल्यूशन का वेट है दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो ये है मेरे पास टोटल सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? बिकॉज जो आपको यहाँ पे परसेंटेज गिवन है दैट इज मास परसेंटेज, ओके, 20 ग्राम। सो ओवर हियर जो मेरे पास सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है दैट इज 100 ग्राम। तो वाटर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20, 80 ग्राम यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा दैट इज वाटर। ऑलराइट, तो बच्चे वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन सबसे पहले देखो, C2H6O2 मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आ जाते हैं सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और इसी तरह से अगर हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बच्चे, ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके, सो यहाँ पे फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट ओवर हियर। ओके, नाउ बच्चे यहाँ पे आप देखो कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट दैट? C2H6O2। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो वेट कितना है यहाँ पे ग्लाइकोल का? यस, इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट गिवन है 20 ग्राम्स एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा बच्चे? देखो, कार्बन, सो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 6 इंटू 1 6 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 16 2 जा 32. Alright, so it will be equal to 20 divided by 6, 7, 8 and over here 24 plus 6 plus 32 and कितना आ जाएगा? 20 divided by 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 62. ठीक है, 20 by 62 आ जाता है and that is equal to 0.322. ठीक है बच्चा, तो इतना हमारे पास मोल्स आ जाते हैं यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल के। लेकिन ओवर हियर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी रिक्वायर्ड है। सो ये कितना हो जाएगा? N वाटर विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 18। ठीक है, तो ये आफ्टर कैलकुलेशन आ जाता है 4.44 मोल। फाइनली व्हाट डू वी हैव टू डू? यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इतने ही मोल कैलकुलेट करने हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। पुट इट इन द इक्वेशन 1 एंड लेट अस कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सो इक्वेशन 1 implies C2H6O2 is equal to number of moles of ethylene glycol कितने आ जाते हैं? It is 0.322 divided by 0.322 plus 4.44. ओके, और फाइनली जो यहाँ पे आंसर आ जाता है दैट विल बी इक्वल टू 0.932. ओके, C2H6O2. So this is the mole fraction of ethylene glycol जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है बच्चा, तो you have to solve just like this only. Okay, मेरी अप्रोच है कि मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे समझा सकूं, किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, किस तरह से आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से जो हमारी कैलकुलेशन है वो करनी है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट पे यू कैन डू वर्क, ओके, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा जल्दी से करेंगे, अदरवाइज दिस प्रोसेस आपको अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे। ओके, सो नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। ओके बच्चे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो मेजरली हमारी मोलैरिटी और जो मोलैलिटी है वही हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन टर्म, और आगे भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ऑलराइट, ओके, मोलैरिटी क्या होता है? इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। सबसे पहले डिनोशन आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल M से हम इसको डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। ओके,
एंड यहाँ पे ध्यान से देखिए, इट इज हैविंग द यूनिट मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ठीक है। एंड किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मीन्स मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि लीटर्स में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। लीटर्स में प्रेजेंट नहीं है, उसको लीटर्स में कन्वर्ट कीजिए, ऑलराइट। ओके, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड दैट शुड बी प्रेजेंट इन लीटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड एज आई टोल्ड यू, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर, ऑलराइट। ओके, सो दिस इज अबाउट द मोलैरिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, ओके, और डिफरेंट फॉर्मूलाज जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, देखिए बच्चे कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज ये आपको पूरा का पूरा याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, ओके। तो आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं डिनोट करती हूँ N2 के साथ बाय V इन लीटर्स, और बच्चे नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ओके। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वेट ऑफ द सॉल्यूट, दैट मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ओके, एंड इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V इन मिलीलीटर्स। अगर ये मिलीलीटर में गिवन है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। आपको ये सारा क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से पता है, देन यू कैन इजीली ट्रांसफॉर्म दिस फॉर्मूला इनटू अदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बाकी क्रैम करने की ये सारा जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा बच्चे, मोलैरिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ओके। नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, तो जो मोलैरिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ एज यू कैन सी कि जो मोलैरिटी है यहाँ पे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड ओवर हियर इज कि जो मोलैरिटी होगी दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। तो जो मोलैरिटी है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मोलैरिटी डिक्रीज करेगी, मोलैरिटी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा, ओके। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है दैट मोलैरिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मोलैरिटी इज गोइंग टू डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, ओके। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। बिकॉज अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एंड मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो आप खुद देख सकते हैं दैट मोलैरिटी विल ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलैरिटी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। We are having one question over here. Calculate the molarity of the solution containing 5 gram of sodium hydroxide in 50 milliliter of solution. सबसे पहले अपना गोल ध्यान में रखना है कि we have to calculate the molarity over here. Molarity क्या होता है? Number of moles of solute, number of moles of solute divided by volume of the solution, volume of the solution, and that should be in
लीटर्स, ओके, वो हमेशा लीटर्स में होनी चाहिए। अगर मिलीलीटर में गिवन है तो उसको लीटर्स में कन्वर्ट कीजिए। ऑलराइट बच्चा, सबसे पहले हमारा गोल है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट है यहाँ पे NaOH एंड इट इज इक्वल टू गिवन वेट 5 ग्राम, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10, सो इट विल बी 40, ओके, एम आई करेक्ट? यस, इट विल बी 40, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 5/40। तो इतना ही करते हैं, कैलकुलेशन बाकी बाद में करेंगे या फिर वी कैन डू दैट। ऑलराइट बच्चा, तो यहाँ पे 8 5 कितने होते हैं? 8 5 40, सो इट विल बी 1/8 एंड नेक्स्ट इज, अब देखो वॉल्यूम, हमें नेक्स्ट काम करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद द डेटा 450 ml, ओके। तो 450 ml को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लीटर्स। सो हमें क्या करना पड़ेगा? 450 डिवाइडेड बाय 1000, इतना लीटर्स, ओके। अब इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हाउ मच? नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 1/8 एंड ओवर हियर इनटू, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे, इट शुड बी इन डिनोमिनेटर, तो 450/1000, ओके। सो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यू विल बी गेटिंग 0.278 कैपिटल M, ओके। और कैपिटल M का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, या फिर सिंपली यू कैन ऑल्सो कॉल इट मोलर, ओके। तो इसको हम मोलर भी बोलते हैं या फिर मोल्स पर लीटर। ऑलराइट, सो इस तरह से यू कैन एक्सप्रेस द मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मोलर और मोल्स पर लीटर। So this is the expression, this is the example of molarity. Now final हम बढ़ते हैं बच्चे लास्ट कंसेंट्रेशन टर्म की तरफ, that is molality. ओके, ये L बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोलैरिटी और मोलैलिटी थोड़े कंफ्यूजिंग है, ओके। लेकिन आपको ध्यान में रखना है दैट मोलैलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ओवर हियर मोलैलिटी के केस में इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड मास ऑफ द सॉल्वेंट, ओके, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं दैट इज ऑफ द सॉल्वेंट, ओके। सो मोलैलिटी, तो यहाँ पे लिक्विड से याद रखें, L फॉर लिक्विड, ओके। तो लिक्विड मतलब सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट शुड बी इन केजी, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ओके, एंड दैट इज व्हाट मोलैलिटी इज। और मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी फटाफट से। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ओके। नाउ अगर आपको एक क्वेश्चन गिवन है और एक आपको एग्जाम्पल गिवन है कि जो हमारे पास 1 मोल पर केजी या फिर सिंपली 1 मोलल, ओके, इसको क्या पढ़ेंगे? मोलल। जैसे हमने मोलैरिटी के केस में मोलर बोला, तो मोलैलिटी के केस में इट इज मोलर, ओके। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मीन्स दैट 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व किया है इन 1 kg ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का हम मास लेते हैं ना कि वॉल्यूम, ओके। सो दैट इज वाई एक और फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जो मोलैरिटी है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, लेकिन मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ओके, बिकॉज यहाँ पे वी आर हैविंग मास, तो मास तो डिपेंड करता नहीं है टेम्परेचर के ऊपर, इट्स वॉल्यूम दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और यहाँ पे वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। सो दिस मोलैलिटी इज independent of temperature, okay। So next है हमारे पास एक एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ओके। अगेन
व्हाट इज आवर गोल? वी हैव टू कैलकुलेट मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द solvent, mass of the solvent, okay, and यहाँ पे molality is number of moles of solute divided by mass of the solvent and that should be in kg, वो kg में होना चाहिए. alright, so let's see number of moles of solute कैसे calculate करेंगे बच्चा. number of moles of solute is ethanoic acid, तो ethanoic acid का given mass by molecular mass कैसे calculate करोगे? we are having 2 carbon over here, so it will be 12, okay, into 2 plus 3 4, okay, 4 hydrogen, so 4 into 1 plus oxygen है 2 हमारे पास, so 16 2s are 32, okay, so you have to calculate like this. तो ये number of moles of solute हमने calculate कर लिया and divided by mass of the solvent. तो मास कितना है सॉल्वेंट का गिवन बच्चे? इट इज गिवन एज 75 ग्राम्स, लेकिन 75 ग्राम्स को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू केजी, ठीक है. सो दिस इज नाउ इन केजी, जब हमने 75 को 1000 से डिवाइड कर दिया. ओके, सो ये हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन चुका है बच्चे एंड इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे 0.0417 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 1000, ठीक है. तो थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद इट विल लुक लाइक दिस एंड फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाता है दैट इज 0.556 मोलर. ओके, दैट मीन्स मोल पर केजी लिख सकते हैं. सो दिस इज योर मोलैलिटी. तो यहाँ पे हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी थी एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस. ओके, आई होप ये जो न्यूमेरिकल हम साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं उसमें से सबको अच्छे से आइडिया लग रहा है. ओके, दैट हाउ कैन वी एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन टर्म, उनके ऊपर न्यूमेरिकल बेसिस कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन कंसंट्रेशन टर्म्स को. ओके, सो दिस इज अबाउट मोलैलिटी. नाउ नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बच्चे यहाँ पे दैट इज दिस नोट. जो हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी अपनी कुछ मेरिट्स हैं, अपनी कुछ डीमेरिट्स हैं. फॉर एग्जांपल कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है, मास परसेंटेज है एंड मोलैलिटी है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. लेकिन जो मोलैरिटी है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ओके, टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करती है. तो ऐसे ही हर एक कंसंट्रेशन टर्म का अपने मेरिट्स हैं, अपने डीमेरिट्स हैं. ओके, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू यूज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. All right? Okay, so that is about this particular session जहां पे हमने डिस्कस किया introduction, okay, types of solutions and finally we discussed about the different concentration terms, okay, जिसके basis पे we can express the concentration and with lots of example. So that was about this session. Thank you so much. Bye bye everyone. And yes, if you are new to the channel, please subscribe to our channel. And अगर वीडियो पसंद आता है, make sure वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. Bye bye everyone. Thank you so much.